अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमर वलीदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द साइलेंट माइक विद उमर। तो जनाब, आज जिन दो मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे वो मौजू है, एक तो पीटीआई रहनुमाओं को फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से सज़ाएँ हुई हैं। वो तकरीबन कुल मिला के 108 कारकुनान और रहनुमाएँ जिनको सज़ाएँ हुई हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टैरिफ लगा है इंडिया के ऊपर और पाकिस्तान का टैरिफ डील हुई है अमेरिका के साथ, उस पे हम थोड़ा-सा अपना जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू भी देंगे और किस तरह जो है ना वो इस पे आगे चल के जिस तरह वो तेल की पैदावार पे जो अमेरिकी सदर ने ट्वीट किया है वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पीटीआई के रहनुमाओं की जो सज़ा हुई है। वो तकरीबन 108 कारकुनान और रहनुमा हैं जिनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो फैसलाबाद में उसने सज़ा सुनाई है। उनमें उन रहनुमाओं में जो सज़ा उनको सुनाई गई है, उनमें अदालत की तरफ से सज़ा के फैसले में कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर उमर अयूब, कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा जरताज गुल, सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर शबली फराज, इन तीनों को जो है ना 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन है को भी 10 साल की जो है ना वो सज़ा सुनाई गई है। ये जो तमाम लोग हैं, इसके अलावा एक और चीज़ है कि इस केस में ज़ैन कुरैशी और फवाद चौधरी, इन दोनों को जो है ना बरी कर दिया गया। अब फवाद चौधरी के बारे में तो पहले लोग ये समझते थे कि ये जो है ना वो अच्छा बच्चा है और ज़ैन कुरैशी ने भी जो है ना वो इतनी ज़्यादा जो है ना वो मज़म्मत नहीं शो की है, इस वजह से दोनों को जो है ना बरी कर दिया गया। लेकिन मेरा जो जहाँ तक मैंने वर्किंग की और जो मैंने रिसर्च की उसमें ये पता चला कि फवाद चौधरी ने ये साबित कर दिया था कि वो एक जगह पे तकरीब में थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सीडीआर और दीगर जो मौजूदगी है वो फैसलाबाद के अलावा दीगर जहाँ पर वो मौजूद थे उन्होंने वो साबित कर दी थी अदालत में कि वो मौजूद नहीं थे फैसलाबाद में जिस वक्त ये 9 मई का हमला हुआ था आईएसआई के दफ्तर पे और दीगर जो थाने जलाए गए थे और जीजी। और ज़ैन कुरैशी का भी यही है कि उन्होंने भी ये साबित कर दिया था कि वो उस वक़्त फैसलाबाद में मौजूद नहीं थे। इसमें एक बात जो है ना मैंने कल मीडिया में भी जो है ना वो कोई एक नाम जो है ना वो गर्दिश करते हुए नहीं देखा। उसमें नाम था फ़ारूक हबीब का, जिसका ताल्लुक बेसिकली है ही फैसलाबाद से। तो वो नाम जो है ना वो मिसिंग था, कहीं मीडिया में दिखाई नहीं दिया कि वो इस 9 मई के केस में शामिल नहीं है या इस जो है ना मामलात में देखे नहीं गए, यानी जो सज़ा हुई उसमें उसमें कोई भी ज़िक्र नहीं है उनका। मुझे लग रहा है कि शायद कि वो किसी और केस में नामज़द हैं या वो उस वक़्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे या उन्होंने बिल्कुल ही कतई ताल्लुक़ कर लिया है पीटीआई के साथ। मुझे अभी तक इसकी कोई ख़बर नहीं मिली है कि किस तरह जो है ना वो फ़ारूक हबीब जो फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और पीटीआई के एक जो है ना वो डाई हार्ड फ़ैन भी थे और कारकुन भी थे, उन्होंने वो वहाँ से मुंतखब भी हुए थे। इसका जो है ना मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला, क्योंकि मीडिया को मैंने खंगाला, उसके बावजूद भी जो है ना मुझे कहीं से फ़ारूक हबीब का नाम नहीं मिला। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि जीएचक्यू का केस एक है, जीएचक्यू हमला केस एक ऐसा केस है जिसमें इमरान खान और अली अमीन गंडापुर जो है ना वो इसमें नामज़द हैं। अब अली अमीन गंडापुर जो है ना वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं और इमरान खान का चालान जो है ना वो पिछले साल ही मुकम्मल कर लिया गया था इस केस के अंदर। अब इस केस का जो जीएचक्यू हमला केस है, इसका अगर फैसला आता है और इसमें ये साबित हो जाता है कि अली अमीन गंडापुर और इमरान खान साहब को जो है ना सज़ाएँ हो जाती हैं, तो अली अमीन गंडापुर अपना जो मनसब है वो खो देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि ये मनसब जो है ना वो इनके खोने के बाद वहाँ पर जो पीटीआई का मुस्तकबिल है इसमें केपी में वो तय करेगा। तो आइंदा क्या लाहे-अमल पीटीआई का क्या बनेगा या मुक़्तदर हल्के हैं, उनका जो है ना जो वफ़ाकी हुकूमत है उनका क्या रवैया रहेगा केपी हुकूमत में। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताऊँ कि जो 5 तारीख का जो मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा रही है पीटीआई की तरफ से, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मोमेंटम बन नहीं पा रहा। क्योंकि वो जो ये सज़ाओं का सिलसिला शुरू हुआ है 9 मई के केसेस के ऊपर, तो ऐसा लग रहा है कि अ, पीटीआई के कारकुनान थे और पीटीआई के जो रहनुमा हुए हैं वो बैक फुट पे चले गए हैं। अब इसका कोई जो है ना वो लग नहीं रहा कि जो है ना मोमेंटम बने। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो 5 तारीख की जो लाए-अमल है, इनका जो एहतजाज की तहरीक का आगाज़ करने का एक उन्होंने टाइम फ्रेम दिया हुआ है, इसमें मुझे नहीं लग रहा कि ये एहतजाज जो है ना मुकम्मल हो पाएगा, क्योंकि पीटीआई के कुछ जो सरकर्दा रहनुमा हैं उन्होंने अब से बोलना शुरू कर दिया है कि अगर हमें इजाज़त नहीं मिली एहतजाज की, यानी कि इजाज़त उनको चाहिए एहतजाज करने के लिए, तो वो इजाज़त नहीं मिली तो वो सूबाई सतह पर एहतजाज करेंगे और जो है ना वो तहसील और यूनियन कौंसिल की सतह पर एहतजाज करेंगे। इसका मतलब है इन तिलों में तेल नहीं है। ये एहतजाज ऐसे ही जो है ना वो दिखा-दिखा के मौखर हो जाएगा सारा। इसमें कोई बड़ा एहतजाज नहीं होगा कि बहुत बड़ी तहरीक चले इमरान खान को रिहा कराने की, और कारकुनान भी समझ चुके हैं कि ये जो एहतजाजी तहरीकें जो लेके जो है ना इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने की होती है, ये कामयाब हो नहीं पा रही है। उसकी वजह ये है कि जब इमरान खान आ नहीं रहे बाहर, तो इसका मतलब है वो तहरीकें कामयाब नहीं है, और इस दफ़ा भी ऐसा ही लग रहा है कि तहरीक कोई भी कामयाब नहीं होगी, जब तक मुज़ाकरात नहीं होते। अब डीजीआई एसपीआर ने
तकरीबन जो है ना वो मेरा ख़्याल से मई 2024 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि जो भी लोग सच के दिल से जो है ना वो माफ़ी मांगेंगे 9 मई के केसेस के ऊपर, उनको रिलीफ दिया जाएगा। या उन्होंने एक बात की थी कि उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। कल की सज़ाओं के बाद बैरिस्टर गोहर का बयान आया कि हम मफ़ाहमत की जो है ना वो मफ़ाहमत करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन आप पिछले जो 2-3 ट्वीट्स उठा के देख लें इमरान खान साहब के, उन्होंने खुद तो नहीं किए होंगे, लाज़मी उन्होंने किसी को बोले होंगे और किसी को जो है ना कहा होगा कि उनकी तरफ से। और कहा जाता है कि उनके जो ट्विटर हैंडल है वो बाहर से कहीं से यूज़ होता है, लाज़मी उनको पैगामात भेजे जाते हैं, तभी तो वो ऐसे ट्वीट करते हैं कि उससे लगता है कि इमरान खान साहब जो है ना वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुझे तो इस तरह नहीं लगता, क्योंकि उनकी जो उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस तरह एक आखिरी जो ट्वीट था उनका, उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये यहाँ पर मार्शल लॉ नहीं बल्कि आसिम लॉ है। तो उस पे जो है ना ये ऐसे कुछ इस तरह के ट्वीट्स या इस तरह की जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, ये तो मुज़ाकरात के लिए होते नहीं है, मेरा ख़्याल है। बाकी जो है ना वो खान साहब तो खुद जानते हैं कि किस तरह जो है ना वो जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब थे, जिस तरह पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, वो सारे मुज़ाकरात ही इसके ज़रिए। और ये सियासत में मुज़ाकरात ही होते हैं। आखिर टाइम जो है ना वो, यानी कि जब तक आप मुज़ाकरात में नहीं आते हैं, आप कोई भी जो है ना वो आप रिलीफ हासिल नहीं कर पाएँगे। 5 अगस्त का जो एहतजाजी तहरीक का ऐलान है, वो मुझे नहीं लग रहा कि उसको जो है ना वो उस पीक पे जाएगी, कि जो है ना किस तरह जो है ना लेके जाएँगे इस मोमेंटम को। अभी तक कुछ इसका वाज़ेह इशारा नहीं मिला है कि ये तहरीक बहुत बड़ी तहरीक चलेगी। अब आते हैं हम जो है ना वो अपने दूसरे मौज़ू पर, जो टैरिफ का मौज़ू है। तो उस मौज़ू के हिसाब से जो है ना वो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह सदर ट्रंप जो है ना वो हाथ धो के जो है ना वो पड़ गए हैं जो है ना इंडिया की तरफ। की वजह ये है कि आपने खुद देखा होगा कि इंडिया को उस टाइम भी अलर्ट हो जाना चाहिए था, जब जिस वक़्त इंतखाबी मुहिम्मात चला रहे थे सदर ट्रंप, तो उस पे बार-बार जो है ना वो तज़किरा करते थे कि जो है ना इंडिया टैरिफ किंग है और टैरिफ में बहुत ज़्यादा लगाता है अमेरिकी मसनूआत पर, क्योंकि हार्ले डेविडसन एक जो मोटरसाइकिल है इनकी, जो बाइक है अमेरिका की, वो इंडिया में जो है ना वो डबल हो जाती है। यानी अगर वो 1 लाख रुपए की है तो इंडिया में आकर वो 2 लाख रुपए की हो जाती है। तो उस पे जो है ना 2-4 दफ़ा हार्ले डेविडसन का जो है ना वो ज़िक्र करके सदर ट्रंप ने इंडिया पर कड़ी तनकीद की थी उस वक़्त भी। उस वक़्त भी जो संजीदा हल्के थे इंडिया में मौजूद, जैसे राहुल गांधी है और दीगर जो साफ़ी हज़रात हैं, तजियाकार हैं, उन्होंने भी इंडियन हुकूमत को खबरदार किया था कि भाई आप जिस तरह की पॉलिसी लेके चल रहे हैं ना, कि मोदी साहब ये बोलते हैं कि हमारे फ्रेंड्स हैं, और जिस तरह वो मुंतखब हुए सदर ट्रंप, उसके बाद जो है ना वहाँ पर दौरा किया, तो उधर जो है ना वो गए तो वो चिपक गया उनके साथ एक दिफाई मुआहदा कि वो F-35 हम खरीदें इनसे इंडिया के साथ। उन्होंने फिर वहाँ से जाके जो है ना मना कर दिया कि भाई हम F-35 नहीं करेंगे। और दूसरा इनके साथ जो है ना, जिस तरह पाकिस्तान की पिछली हुकूमत थी, इमरान खान की हुकूमत, तो उस वक़्त ये बोला जाता था कि इमरान खान की हुकूमत इसलिए गिराई गई है कि वो रूस से तेल खरीद रहे थे, और उन्होंने रूस के साथ गैस का जो है ना मुआहदा किया था। गैस का था, मुझे नहीं पता कि किस तरह वो वहाँ से आएगी, कि गैस रूस से आएगी और फिर वो पाकिस्तान में उसका क्योंकि फिज़िबिलिटी तो बनती नहीं है। वहाँ से गैस आना टैंकरों के ज़रिए, जिस तरह वो जो एलएनजी के कंटेनर भर के जो है ना वो आते हैं पाकिस्तान, तो वो एक स्मूथ रास्ता है, कतर से आते हुए एक स्मूथ रास्ता है जो कि पाकिस्तान आ जाता है, एक बिल्कुल सीधा रास्ता है। लेकिन जो रूस से किस तरह का जो है ना वो गैस के जो कंटेनर आएँगे, वो उसका मुझे इल्म नहीं था। लेकिन वो उस पे पीटीआई के जो दोस्त हज़रात थे वो मुज़र थे कि इसकी इमरान खान की हुकूमत इसलिए भी ख़त्म कर दी गई है कि वो तिजारत करना चाह रहे थे रूस के साथ। और फिर वो साइफ़र, वो तो अलग एक किस्सा है कि वो किस तरह। लेकिन पाकिस्तान का जो न खरीदने का, यानी पाकिस्तानी हुकूमत, जो पीडीएम की हुकूमत आई थी या पिछली हुकूमत ने भी नहीं खरीदने का जो फ़ैसला किया था, वो मेरे हिसाब से एक दुरुस्त फ़ैसला था। उसकी वजह ये है कि जिस तरह अब हो रहा है कि ये भी जो इसके मुज़ावरात थे कि इंडिया को अभी फेस करना पड़ रहा है। कल ही जो है ना 6-7 कंपनियों के ऊपर, जो इंडियन कंपनी थी, उन्होंने अमेरिका ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी कि वो ईरान से तेल खरीद रहे थे और इंडिया में आके इस्तेमाल हो रहा था। और इसी तरह रूस से भी जो इंडिया तेल खरीद कर खरीद कर जो बगैर रिफाइन किया हुआ तेल था, वो इंडियन रिफाइनरीज़ वहाँ पर रिफाइन करके फिर यूरोप को भेजती थी। उससे बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है ना ज़बर मुबादला आया था। उसकी वजह एक यूक्रेन की जंग में जो है ना वो ऐसे समझे कि यूरोप और अमेरिका ने इसके ऊपर, रूस के ऊपर पाबंदियाँ लगाई कि वो तेल बेच पाए और जल्द से जल्द ये जो है ना जंग खत्म हो जाए। लेकिन रूस से जो है ना इंडिया एक वाफर मिकदार में, एक बहुत बड़ी मिकदार में जो है ना तेल खरीदता है और उसको जो है रिफाइन करके फिर यूरोप को बेचता था। अब इससे क्या था कि इससे यूक्रेन की जो जंग थी, इसमें जो है ना इंडिया ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल
किया। अब उसी जंग की वजह से उनको पेनल्टी भी लग रही है। जिस तरह सदर ट्रंप ने कहा कि इंडिया के ऊपर 26% की जो टैरिफ लगेगा, यानी ये टैरिफ उस बेसिक टैरिफ से अलग है। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि जो 10% का बेसिक टैरिफ लगाया था सदर ट्रंप ने अपने दौरे सदारत के शुरू में, उसके अलावा ये 26% से अगर आप इसको लें तो ये कंपेरिजन 36% हो जाता है। और इसके अलावा जो है ना अमेरिका ने ये सदर ने ये कहा है कि इंडिया के ऊपर जो है ना वो लगेगी पेनल्टी। अब वो कितने परसेंट की होगा कि 5% की, 10% की, 20% की, कितने की जो है ना वो पेनल्टी लगती है वो अलग से है। अगर वो पेनल्टी लग जाती है तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह वो कह रहे थे कि आईफोन जो है ना वो इंडिया में बन रहा है, तो इंडिया में जो आईफोन बनेगा, अगर वो इंडिया में आईफोन बनता है सस्ते रेटों पे और अमेरिका जाता है वहाँ पर उसके ऊपर 50% टैरिफ लग जाता है, तो फिर वो इंडिया में बनने वाला जो आईफोन है वो तो अमेरिका में बनने वाले आईफोन से भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो ये मुझे जहाँ तक लग रहा है कि फिर ये बहुत बड़ा धचका है जो इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जो बाहर से बैरूनी सरमाया आएगा इंडिया में लगने के लिए वो सरमाया उठ जाएगा। अब वो उन ममालिक में चला जाएगा जिन ममालिक में इस वक्त यानी टैरिफ उनके ऊपर कम है, और वो उन्होंने मुज़ाकरात करके अमेरिका के साथ टैरिफ भी कम करवाया है और ट्रेड डील भी हो चुकी है। उसमें वियतनाम इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है ना वो यानी कि इस वक्त दुनिया में मौजू बन रहा है टैरिफ के हिसाब से, क्योंकि उसके ऊपर टैरिफ कम लगा है और बेसिक टैरिफ भी उसके ऊपर होने के बावजूद भी जो है ना चाइना और इंडिया से उसके ऊपर टैरिफ कम है। तो हो सकता है कि जो बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो उस तरफ चली जाए। इंडिया के लिए बहुत बड़ा धचका है। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान में जो मसनूआत बनती हैं, जिस तरह पाकिस्तान में मसनूआत जो है ना वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट जो है ना पाकिस्तान की लेदर की और टेक्सटाइल की होती है। तो ये कुल मिला के तकरीबन जो 7 से 8 अरब डॉलर की जो है ना वो एक्सपोर्ट बनती है, इन दोनों टेक्सटाइल की भी और लेदर की भी। इन दोनों में जो है ना हमें कम्पीट करना पड़ता था बांग्लादेश से भी और इंडिया से भी। अब इन दोनों के ऊपर जो है ना टैरिफ पाकिस्तान से ज़्यादा लगा है। तो जब पाकिस्तान से ज़्यादा टैरिफ लगेगा तो पाकिस्तान के लिए मुकाबले की एक जो फ़िज़ा थी वो कम होगी और पाकिस्तान अपना जो माल है और अपनी जो एक एक्सपोर्ट है उसको बढ़ा सकता है अमेरिकी मंडियों में। और ये मुशर्रफ दौर से ही जो है ना एक पाकिस्तान की देरीना ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को आज़ाद रसाई दी जाए अमेरिकी मंडियों की तरफ, ताकि पाकिस्तान जो है ना वो एक अपनी जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिकी मंडियों तक बआसानी पहुँचा सके। अब भी पाकिस्तान की मसनूआत जाती हैं, लेकिन वो जो है ना बराह रास्त नहीं जाती थी और वो वाया किसी और मुल्क की तरफ से जो होके जो है ना अमेरिकी मंडियों तक रसाई थी। अब इस टैरिफ मुआहदे के बाद जो है ना, तजारती मुआहदे के बाद पाकिस्तान को ये बेनिफिट होगा कि पाकिस्तान को आज़ाद जो रसाई है वो अमेरिकी मंडियों तक होगी, जिसमें पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की, वो कि पाकिस्तान तकरीबन 4 से 5 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को टेक्सटाइल में, उसमें सबसे बड़ा जो यह है आमदनी का पाकिस्तान की का टेक्सटाइल में यूरोप और अमेरिका है। तो अगर अमेरिकी मंडियों तक रसाई आज़ादाना तरीके से मिल जाती है तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल और लेदर की जो एक्सपोर्ट है वो उसमें खातिर ख्वाह इजाफा भी हो सकता है। इसके अलावा अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि जो है ना पाकिस्तान में हम तेल के ज़खायर को जो है ना वो काबिल इस्तेमाल बनाने की, यानी कि उनको दरियाफ्त करने की पाकिस्तान के साथ मिलकर कोशिश करेंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि कोई ऐसी कंपनी हम जो है ना वो इस वक्त देख रहे हैं जो कि इस पूरे प्रोसेस को जो है ना इसको लीड करेगी। तो ये तो अभी एक इब्तदाई मराहल में है, जो बातचीत है, मुआहदा है जो हो गया, ये तमाम तर जो है ना अभी इब्तदाई मराहल में, इसमें बहुत सारा काम होना बाकी है। इसमें जो है ना उन्होंने एक आखिर में जुमला जो लिखा था कि हो कौन जानता है कि पाकिस्तान इंडिया को आगे चलकर तेल बेचे। तो ये एक जो है ना वो ऐसे समझो कि आसान ज़बान में जो वो बुली की है, यानी कि वो चिढ़ाया है इंडिया को कि वो जो है ना आखिरी वाले जुमले के पाकिस्तान से वो तेल खरीदेगा आगे जाके। तो ये कि तो एक सिनेरियो है। पाकिस्तान में तेल के ज़खायर के बारे में जो है ना इस वक्त कहा जा रहा है कि तकरीबन 33 कुएँ हैं जो कि पंजाब में काम कर रहे हैं, और 25-26 कुएँ हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में काम कर रहे हैं। 245 कुएँ जो है ना वो सिंध में इस वक्त तेल और गैस के हैं। और उसके अलावा बलूचिस्तान में जो 28 से 30 कुएँ थे वो इस वक्त, यानी कि कुल मिला के ये सारी दरियाफ्त हो चुके हैं और इसको पाकिस्तान इस्तेमाल भी कर रहा है और इस पे काम मज़ीद भी हो रहा है। लेकिन इस वक्त कोई ऐसा खातिर ख्वाह जो है ना जो तजियाकार हैं, जो ऑयल एंड गैस फील्ड के जो माहिरीन हैं, उनका ख्याल है कि अभी मजमूई तौर पर कोई ऐसा बड़ा काम जो है ना पाकिस्तान में हो नहीं रहा तेल और गैस की दरियाफ्त के लिए। इमरान खान के दौरे हुकूमत में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की समंदरी हदूद में गैस और तेल के वाफर मिकदार में जो है ना वो ज़खायर दरियाफ्त हुए, लेकिन उसका पता नहीं चला कि तेल और गैस कहाँ किया, क्योंकि इमरान खान ने ऐलान किया था कि ये कौम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन डॉन न्यूज़ की दिसंबर 2024 की एक रिपोर्ट थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की समुद्री हदूद, यानी पाकिस्तान की जितनी भी समुद्री पट्टी है उसमें तेल और गैस के वाफर मिकदार में ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। अब ये रिपोर्ट तो जो है ना डॉन न्यूज़ की थी। इसके अलावा आज़ाद ज़राए भी ये तस्दीक करते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारा काम होना बाकी है। पाकिस्तान ने एक इंडस्ट्री का दर्जा तो दे दिया था, एक सनत का दर्जा तो दे दिया था ऑयल एंड गैस को, क्योंकि पाकिस्तान में जब आज़ादी के बाद इस तेल और गैस के ज़खायर के ऊपर ही तवज्जो दी गई थी और अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे और दीगर जियोलॉजिकल सर्वेस के साथ मिलकर पाकिस्तान
पाकिस्तान से गैस और तेल के ज़खायर को जो है ना दरियाफ़्त किया गया था। अब इसमें मज़ीद दरियाफ़्त कितनी होती है, इस तो सारे दस तो अभी कुछ कहना महाल है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो लसबेला से लेके खुजदार और उसके बाद जो है ना वो जो ईरान पाकिस्तान बॉर्डर है और अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर, चागी और सिंधक के इलाके जो हैं, उसमें बहुत बड़े जो है ना वो ज़खायर हैं मादनियात के। कहा भी ये जा रहा है कि वहाँ पे रेयर मिनरल्स भी हैं, उसमें वहाँ सिंधक और रिकोडिक का जो वहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसके तमाम तर जो है ना वो तफसीलात तो मीडिया में भी आ चुकी है कि उसमें कितना जो है ना कॉपर है, कितना सोना है और उसके दीगर धातें कौन-कौन सी हैं। लेकिन इसमें जो रेयर मिनरल्स है उसमें अमेरिका की भी दिलचस्पी है। इसके अलावा भी अमेरिका की दिलचस्पी पाकिस्तान में क्रिप्टो के जो माइनिंग्स हैं वहाँ यहाँ पर सर्वर्स लगने की, उस पे भी जो है ना इसकी है। तो इन तमाम तर तबसरों और तज्जियों के साथ अपना व्लॉग का अख्ताम करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।